नमस्कार साथियों, डाइट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे इंग्लिश ग्रामर की और इंग्लिश ग्रामर में चल रहे थे टेंसेस। हमने पिछली क्लास में टेंसेस के परिचय के बारे में पढ़ा था, जहां हमने टेंसेस का अर्थ, उसके विभिन्न प्रकार, भाग और उपभाग पढ़े थे। उसी के तहत आज हम पहला टेंस शुरू करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एक बार पुनः डाइट बाड़मेर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं कमल शर्मा राही। लीजिए तो हम कंटिन्यू करते हैं कल की क्लास को आगे। आज हम कर रहे हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल कहें या प्रेजेंट इंडेफिनिट कहें, दोनों एक ही है। जैसा कि मैंने इस डिस्प्ले के ऊपर डाल रखा है, इस स्लाइड में देखिए आप, प्रेजेंट सिंपल को हिंदी में कहते हैं साधारण वर्तमान काल। साधारण वर्तमान, सिंपल या इंडेफिनिट। अर्थ है इसका, कर्ता वर्तमान में किसी कार्य को करता हो, अर्थात कार्य की सामान्य स्थिति। कार्य सामान्य हो, कार्य अनिश्चित हो। मैं पढ़ाता हूं, तुम पढ़ते हो, आता है, वो जाता है, वो खाता है, पीता है, सोता है, हंसता है। बहुत आसानी से इसे समझने के लिए हिंदी में इसके वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है, ताऊं, ते हो, ती हूं आदि आता है। अर्थ क्लियर हो गया? हिंदी में इसकी पहचान समझ लिया हमने। इसके वाक्य को पहचानने के लिए इसकी कार्य दशा को देखेंगे। इस टेंस में तीन प्रकार के कार्य आते हैं। पहला कार्य आप देखें, सबसे पहले समस्त दैनिक कार्य, डेली रूटीन के जितने भी काम हैं वे सारे के सारे इसमें आएंगे। अर्थात वे कार्य जो हमें रोजाना अनिवार्य रूप से करने होते हैं। खाता हूं, पीता हूं, आता हूं, जाता हूं, हंसता हूं, रोता हूं, खेलता हूं, पढ़ता हूं, अर्थात समस्त वे कार्य जो हमारे डेली रूटीन की हैं। दूसरे कार्य होते हैं शाश्वत सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ। जी, आप जानते हैं शाश्वत सत्य या सदैव सत्य वह कार्य होते हैं जो अपने आप में सत्य हैं। हम चाहकर भी उन्हें झूठा नहीं कर सकते, हम उन्हें बदल नहीं सकते। वह जो स्थितियां हैं वह यूनिवर्सल ट्रुथ की कहलाती है। जैसे पृथ्वी घूमती है, सूर्य पूर्व में उगता है, तारे आकाश में होते हैं, चंद्रमा रात्रि में होता है। ये सारी की सारी जो स्थितियां हैं, ये स्थितियां यूनिवर्सल ट्रुथ है जिन्हें हम चाहकर भी बदल नहीं सकते। और तीसरा जो कार्य है वो है अतीत की पुनरावृत्ति। कई बार क्या होता है, पास्ट टेंस में जो कार्य होते हैं, भूतकाल के कार्य होते हैं, उन्हें इस प्रकार से करते हैं, उसकी पुनरावृत्ति करते हैं ताकि उसके पीछे भी वर्तमान की पहचान आती है। कोई ता है, ते है, ती है, यानी बात जो है वो तो भूतकाल की है, लेकिन उसके साथ जो बात हुई है, उसके साथ जो संदर्भ जुड़ा हुआ है वो वर्तमान में है। जैसे मैंने कहा, अर्जुन बाण चलाते हैं, सबरी राम को बैल खिलाती है, हनुमान जी लंका में जाते हैं, सीता माता का पता लगाते हैं। अब देखिए, घटना किसकी है? अतीत की है, और वर्तमान संदर्भों में उसका दोहरान हो रहा है। रिवैल्यूएशन ऑफ द पास्ट एक्शन, अर्थात पिछली बात को वर्तमान के संदर्भों में दोहराना। वापस देखिए, तीन तरह के कार्य इसमें आते हैं। रोजाना किए जाने वाले कार्य, यूनिवर्सल ट्रुथ और अतीत की पुनरावृत्ति। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे इसका स्ट्रक्चर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रेजेंट सिंपल टेंस के दोनों भागों को समझ लेते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल, तो बाकी वाले टेंस आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाता है। देखिए, सबसे पहले इसमें कर्ता आएगा, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। सामान्य तौर पे इसका जो स्ट्रक्चर है वो कर्ता, क्रिया और कर्म। हिंदी का जो वाक्य होता है वो अलग तरीके से बना होता है, उसका प्रारूप, उसका स्ट्रक्चर, उसका ढांचा अलग होता है। हिंदी में पहले कर्ता आता है, फिर कर्म आता है, फिर क्रिया आती है। जबकि अंग्रेजी में पहले कर्ता आता है, फिर क्रिया आता है और फिर कर्म आता है।
जैसे मैंने एग्जांपल देखा हिंदी में और अंग्रेजी दोनों एग्जांपल को देखिए। एग्जांपल है, मैं एक मैच खेलता हूं। मैं करता है, एक मैच कर्म है और खेलता हूं क्रिया है। तो ये हिंदी का जो रूप है, जस्ट इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय करता पहले आ जाएगा आई, फिर खेलता हूं क्रिया आ जाएगी प्ले, और फिर आ जाएगा अ मैच। आई प्ले अ मैच। दूसरा एग्जांपल, तुम गीत गाते हो, यू सिंग अ सॉन्ग। तीसरा एग्जांपल है, हम गांव जाते हैं, वी गो टू विलेज। देखिए ये सामान्य से कि आगे की मैं बताऊंगा कि किस पर्सन के साथ क्या लगता है। नीचे एक नोट दिया हुआ देखिए, यहाँ एक नोट है, नोट में बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है देखिए आप, या यदि वाक्य का कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही, सी, इट, नेम हो तो ऐसे वाक्यों की क्रिया और या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ईएस और आईएस लगेगा। ये ध्यान रखना, यहां जो वाक्य थे उसमें हमारा जो सब्जेक्ट था वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं था, वो फर्स्ट पर्सन था पहले वाक्य में, दूसरे में सेकंड पर्सन था, और तीसरे में सेकंड पर्सन प्लूरल था और फर्स्ट पर्सन प्लूरल था। तो ऐसी स्थिति में अब आगे देखते हैं कि ये स्थिति आती है यदि वाक्य का कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो हम इसकी क्रिया के साथ एस, ईएस लगाएंगे। देखें यहां पर आगे, यहां देखिए इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदल जाएगा। सब्जेक्ट कौन सा? थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही, सी, इट या मैम आएगा। उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ईएस या आईएस, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। वही वाक्य प्रयोग लिया है, जब मैं एक मैच खेलता हूं वह एक मैच खेलता है, यह आपका कर्ता ही आ गया, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ऐसी स्थिति में देखिए ग्रीन अक्षरों में मैंने यहां पर एस लगा रखा है, ही प्लेज अ मैच, या एस लग गया। दूसरा एग्जांपल है वही है, वह गीत गाती है, सी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो ऐसी स्थिति में सिंग्स आ गया, सी सिंग्स अ सॉन्ग। पिताजी गांव जाते हैं, फादर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो गो के साथ ईएस लग गया, गोज टू विलेज। या आप इस बात को देखें कि कहां एस लगता है, कहां ईएस लगता है, कहां आईएस लगता है, इसका अपना भी एक नियम है। हमने छोटी क्लासों में बहुत अच्छी तरह से पढ़ रखा है कि एस कहां लगता है, ईएस कहां लगता है, आईएस कहां लगता है। ये प्लूरल्स बनाने के रूल्स में भी काम आते हैं। यहां देखिए इसे आगे देखिए, यूज ऑफ एस, ईएस और आईएस। कहां एस लगता है, कहां ईएस लगता है और कहां आईएस लगता है। देखा आप, यदि किसी क्रिया के अंत में, या कहना है क्रिया, यदि किसी वर्ब के अंत में एस, एस एस, एस एच, एच एच, सी एच, ओ या एक्स आया हो तो ऐसी क्रियाओं के अंत में सदैव ईएस लगेगा। जैसे बोर्ड पे लिखा हुआ है कैच, कैच के अंदर देखो सी एच आया है तो ईएस लग गया, कैच, गोल्स एक्सेट्रा, ये ईएस लगने का है। ईएस आप तभी लगाएंगे जब क्रिया के अंत में इनमें से कोई वर्ड आया हो। आईएस ये ध्यान से देखना है, यदि किसी क्रिया के अंत में वाई आया हो और वाई के बाद में कोई कॉन्सोनेंट आया हो तो वाई को हटाकर आईएस लगाएंगे। देखिए वोवेल कॉन्सोनेंट्स आप जानते हैं, अंग्रेजी में वोवेल ए, ई, आई, ओ, यू, इसके अलावा सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स थे। तो यहां देखिए वापस बताता हूं मैं, यदि किसी क्रिया के अंत में वाई आया हो और वाई के बाद या वाई के जस्ट पहले कोई कॉन्सोनेंट्स हो तो वाई को हटाकर आईएस लगाएंगे। मैंने कहा वाई से जस्ट पहले, यहां देखिए क्राई वाई है और वाई से जस्ट पहले क्या है, आर, तो हमने वाई को हटा के आईएस लगा दिया, क्राइज, प्राइज। एक वर्ड होता है हैप्पी, हालांकि वर्ब नहीं है तो हैप्पीज। अगर आपका एस, ईएस ये दोनों स्थितियां नहीं, दोनों सिचुएशन
आपके एस लग जाएगा। वापस देखें, एस कहां लगता है? जहां जिस क्रियाओं अंत में एस, एस डबल एस, एस एच, एच एच, सी एच, ओ और एक्स आया हो तो उनके अंत में ईएस लगाएंगे। और वाई से पहले क्या रखें? वाई के जस्ट पहले यदि कोई कॉन्सोनेंट्स है तो वाई को हटा करके आईएस लगाएंगे, जैसे यहां लगाया है ट्राइज है, ट्राई है। अब इनके अलावा यदि कोई है तो वहां पर सीधा सा एस लग जाएगा। ये हमने देखा एस एस का प्रयोग कैसे करते हैं। आगे देखते हैं। देखिए अब स्ट्रक्चर को हमने आगे बढ़ाया। किसी भी वाक्य के 4 रूप होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव, अर्थात सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक। ये जो स्थितियां हैं हम देखेंगे टाइप ऑफ सेंटेंसेस या स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंसेस, आपने देखा अफर्मेटिव सेंटेंस के 2 वाक्य दिए मैंने। एक जहां आपका जो वर्ब है उसको देखो एस नहीं लगेगा, तो पहला सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और दूसरा जो सब्जेक्ट है वो यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही, सी, इट, नेम है, तो उसके साथ एस लग जाएगा। तो यहां देखें दूसरा स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म, एस, ईएस, आईएस और ऑब्जेक्ट। यहां ये याद रहे आपको कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है करता तो ही उसके साथ एस लगेगा। अब यदि उसको नेगेटिव करना है तो बहुत आसान सा है। किसी भी वाक्य को नेगेटिव करने के लिए वाक्य के साथ नॉट लगाया जाता है, और नॉट कभी भी अकेला नहीं लगता है। ऐसी स्थिति में देखिए आपका स्थिति हो जाएगा सब्जेक्ट डू नॉट और डज नॉट। प्रेजेंट सिंपल की वर्बल वाक्य में डू नॉट और डज नॉट आएगा, फिर वही क्रिया की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। यह एक बात ध्यान रखने वाली है जो मैंने नॉट में लिख रखी है। नॉट डू डज आने पर वाक्य के साथ एस, ईएस और आईएस हट जाएगा। जैसा कि मैंने बताया था वाक्य का जो कर्ता है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तब आपने उसके प्रथम वाक्य में एस, ईएस और आईएस लगा रखा है। अब वो एस, ईएस और आईएस हट जाएगा। नेगेटिव में डू नॉट, डज नॉट आने के बाद वो हट जाएगा। ये हो गया अफर्मेटिव, ये हो गया नेगेटिव। आगे देखते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य के लिए देखिए डू डज पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और फिर उसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और लास्ट में प्रश्नवाचक वाक्य लगा दिया, प्रश्नवाचक लगा दिया जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ इंटरोगेटिव, डू डज पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर नॉट आ जाएगा, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद में प्रश्नवाचक चलेगा। एक बार आप चारों वाक्यों को वापस देखें। स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव, स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव, स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव और स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट डू नॉट और डज नॉट, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद नॉट और ऑब्जेक्ट। अब इंट्रोगेटिव में डू डज पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब फर्क इसमें है कि इंट्रोगेटिव में नेगेटिव में इतना है कि यहाँ डू नॉट, डज नॉट, सब्जेक्ट और नॉट आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से एक वाक्य के 4 वाक्य बनते हैं, और चारों वाक्य और चारों वाक्यों के एग्जांपल्स करते हैं। देखिए एक जनरल एग्जांपल लिया है। यहाँ आप देखिए राम, हमारा जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो लिव्स आ जाएगा। राम गांव में रहता है, राम लिव्स इन विलेज। पिताजी गांव से आते हैं, फादर कम्स फ्रॉम विलेज। अध्यापक जी अंग्रेजी पढ़ाते हैं, टीचर टीच इंग्लिश। अब देखिए राम गांव में नहीं रहता है, अब डज नॉट आ जाएगा। राम डज नॉट लिव इन विलेज, जो एस था वो यहां हट गया। इंट्रोगेटिव में क्या राम गांव में रहता है, डज राम लिव इन विलेज, और इंट्रोगेटिव में क्या राम गांव में नहीं रहता है, डज राम नॉट लिव इन विलेज। ये आपके चारों वाक्य हो गए। आगे देखें एक और एग्जांपल लिया है। जैसे अब देखो वो था थर्ड पर्सन सिंगुलर, या फर्स्ट पर्सन प्लूरल आया है।
आई। मैंने कहा था एस यस केवल थर्ड पर्सन के साथ लगते हैं। या देखिए हम गांव में रहते हैं, वी लिव इन विलेज, वी के साथ डू नॉट आ जाएगा, वी डू नॉट लिव इन विलेज, डू वी लिव इन विलेज और डू वी नॉट लिव इन विलेज। अब आगे देखते हैं। इस टेबल के माध्यम से आप एक्सुलेंस वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब को आसानी से समझ सकते हैं। देखिए सबसे पहले, जैसा कि मैं बार बार आपसे कह रहा था कि पर्सन तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, उसका प्लूरल हो गया वी। सेकंड पर्सन सिंगुलर यू, उसका प्लूरल भी यू होगा। थर्ड पर्सन ही, सी, इट या मैन, और उसका बहुवचन हो जाएगा दे या मेंस। या देखिए बस बहुत आसान सा है, जहां थर्ड पर्सन सिंगुलर था वहां लग जाएगा डज, बाकी सभी के साथ डू। हेल्पिंग वर्ब को समझने का बहुत आसान तरीका है, जहां एस लग रहा था वाक्य में, जहां डज आ रहा था, तो बस ये देखिए ही, सी, इट, मैन के साथ डज आ जाएगा, बाकी सभी के साथ डू आ जाएगा। बहुत आसानी से एक बार वापस में प्रेजेंट सिंपल टेंस के वर्बल को दोहरा देता हूं। सबसे पहले क्या है, आपने पहचान लिया। सबसे पहले उसका अर्थ है कर्ता वर्तमान में किसी कार्य को करता हो, उसकी पहचान है हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है, ता हो। और उसमें तीन तरह के कार्य होते हैं, दैनिक कार्य, शाश्वत सत्य कार्य और अतीत की पुनरावृत्ति। फिर बात करते हैं उसके स्ट्रक्चर की। उसका स्ट्रक्चर सीधा सा है, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब यदि आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही, सी, इट, मैन है, तो उसकी क्रिया के साथ एस लगा दोगे और वही फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इंट्रोगेटिव करना है, नेगेटिव करना है और इंट्रोगेटिव करना है, चार वाक्य उसके बनाने हैं। इस प्रकार से आज हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस का पहला भाग, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस के नाम से था, उसे पढ़ा। इसी क्लास के भाग 3 में हम आगे पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल का नॉन वर्बल और उसके साथ साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तब तक आप सुरक्षित रहें, सेफ रहें, सोशल डिस्टेंस में रहें, मास्क लगा के रहें और अपने अध्ययन को यथावत रखें। धन्यवाद।